हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। चैप्टर चल रहा है एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने पढ़ा था इस चैप्टर का वेरी 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 इंट्रोडक्शन, यानी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया था बेटा ल्यूमिनोसिटी क्या होता है, दैट इट इज द टोटल पावर रेडिएटेड बाय अ स्टार। पावर कितनी निकल रही है स्टार से, आप इसे ल्यूमिनोसिटी। फिर मैंने बताया था रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होता है। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का मतलब है कि ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया, कितनी ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया। ठीक है। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप अर्थ पे मेजर करते हैं। यू मेजर रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ऑन अर्थ। अच्छा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट पिछली क्लास में स्टैंडर्ड कैंडल क्या होता है, दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनोसिटी, है ना। और फिर ये वाला जो सवाल है देखें, जिसमें पूछा जाता है कि किस तरह एक स्टैंडर्ड कैंडल की मदद से आप एक दूर की गैलेक्सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये 3 नंबर में ये जवाब पेपर में आता है। सही है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से पहले तो फिर सर ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। हम फिजिक्स में ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको ब्लैक बॉडी का इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या होता है। ये देखो, पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। लिखा हुआ ब्लैक बॉडी इज अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट which absorbs all the radiations falling on it. It is also an ideal emitter. It does not reflect or transmit any radiation. क्या मतलब है, पहले तो ये बात सुन लो कि फिजिक्स में ब्लैक बॉडी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियल में ब्लैक बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती। सर ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है कि ये कोई एक काला ऑब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे किसी किस्म का रेसिज्म करने वाले हैं आप क्लास में, देख लें सर, बैन हो जाएंगे आप। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक बॉडी का हरगिज ये मतलब नहीं है मैं किसी काले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ब्लैक बॉडी फिजिक्स में कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो अपने ऊपर गिरने वाली तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। एक चैप्टर पढ़ा था आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उस चैप्टर में आपको बताया गया था कि जब भी लाइट या रेडिएशन फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो सारे नहीं लेकिन थोड़े से फोटॉन्स, कुछ स्पेसिफिक फोटॉन्स, कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी वाले फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं। फिर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं। फिर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर वापस आते हैं और फोटॉन्स को इमिट कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं, है ना, है ना। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो सारे फोटॉन्स को सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब किए जा रही है, इमिट कुछ भी नहीं कर रही। एक आइडियल एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस एंड डज नॉट इमिट एनीथिंग बैक। और बेटा फिजिक्स का रूल है विच एवर ऑब्जेक्ट इज एन आइडियल एब्जॉर्बर शुड बी एन आइडियल एमिटर। अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो फिर वो सारी रेडिएशंस अपने अंदर से इमिट भी करेगा, लेकिन शर्त ये कि आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। तो फिर से सुन लें, आइडियल एमिटर या आइडियल एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी होता है। अब नीचे देखें एक जुमला लिखा हुआ है, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रियल में ब्लैक ब्लैक बॉडी नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे बाल ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको। मेरे बाल ब्लैक कलर के क्यों दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर देखें आपके बालों पे जितने भी फोटोन फॉल कर रहे हैं, इनमें से मेजोरिटी फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कुछ भी नहीं हो रहा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं फिर वापसी में फोटॉन्स एमिट करते हैं। आपके बाल ब्लैक दिख रहे हैं मतलब कोई भी फोटोन एमिट नहीं हो रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़े बहुत फोटोन एमिट हो रहे हैं। ये जेट ब्लैक नहीं है, ये 100% ब्लैक नहीं है। अगर ये 100% ब्लैक होते तो ये बिल्कुल ही अलग दिख रहे होते। अभी भी इनमें हल्का फुल्का कलर है, हल्का फुल्का पिगमेंट मौजूद है। जो वो कहते हैं ना कि सर कोई फोटोन एमिट हुआ ही नहीं, वापसी बाहर आया ही नहीं, वो होता है 100% एब्जॉर्प्शन। और 100% एब्जॉर्प्शन, ऐसे मटेरियल जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लें, वो ऐसे नहीं दिखते जैसे मेरे बाल हैं। वो बिल अलग ही ब्लैक दिख रहे होते हैं, वो जेट ब्लैक दिख रहे होते हैं वो।
समझ आ गई बात? तो देखें क्या लिखा हुआ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। फिर लिखा हुआ है द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ स्टार विच एमिट्स ऑल द रेडिएशंस। देखो क्या कहा, ब्लैक बॉडी रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लेकिन आप स्टार्स को ब्लैक बॉडी तस्वुर कर ले। सर अगर ब्लैक बॉडी होती नहीं है तो हम स्टार्स को ब्लैक बॉडी क्यों मान लें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी रेडिएशंस को या तो एब्जॉर्ब करता हो या गर्म होने पर सारी रेडिएशंस को एमिट भी करता हो। हम अपने स्टार की बात करते हैं, आपको पता है हमारा जो स्टार है, हमारा जो स्टार है, सन की बात कर लो, सन अपने अंदर से बहुत सारी रेडिएशंस निकालता है ना, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, ये तीन तो सबसे ज्यादा निकालते है ना। तो हमारे सन को हम एक ब्लैक बॉडी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। देखो रियल में तो ये भी 100% ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारे सन से भी ऐसा थोड़ी है कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, नहीं। हमारे सन से इंफ्रारेड निकल रही है, अल्ट्रावायलेट निकल रही है, विजिबल निकल रही है, एक्सरे और गैमा भी निकल रही होगी लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम है, रेडियो और माइक्रो भी शायद निकलती हो लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी तो हमारा सन भी नहीं है, लेकिन हम स्टार्स को फिर किसी हद तक ब्लैक बॉडी अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्स अपने अंदर से सारी रेडिएशंस निकाल रही होती हैं, बहुत सारी रेडिएशंस निकाल रही होती हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक टोटली आइडियल कॉन्सेप्ट है, बनाया हुआ तसव्वुराती कॉन्सेप्ट है। सर ठीक है समझ गए, पढ़ा क्यों रहे हैं आप, इसका इससे लेना देना क्या है? एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी में क्या लेना देना है ब्लैक बॉडी का? अब मैं बताता हूं आपको ब्लैक बॉडी का लेना देना क्या है। ऊपर चलो, आप बताओ ये क्या बना हुआ है? आप पढ़ोगे सर ये कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व लिखा हुआ है आपने और कुछ ग्राफ राफ बनाया हुआ है आपने। यही बताना चाह रहा हूं, जो ब्लैक बॉडीज होती है ना उनका रेडिएशन कर्व ऐसा होता है। अब आप बोलेंगे सर जब ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ग्राफ कहां से बना लिया आपने? तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा बेटा ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, स्टार्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना, करते हैं ना। तो स्टार्स को अभी तो बोला ब्लैक बॉडी, यार सर ये लंबी कर रहे हैं आप, ये ग्राफ ब्लैक बॉडी का है या स्टार का? मैं बताता हूं, ये ग्राफ स्टार की रेडिएशन कर्व है। तो सर ये लिखते ना, हेडिंग क्या डाली भी आपने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, आप हेडिंग डालते रेडिएशन कर्व ऑफ अ स्टार, हेडिंग डालते आप रेडिएशन कर्व ऑफ अ स्टार। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व वाली हेडिंग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया एवरी स्टार कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी अ ब्लैक बॉडी। ओके सर ठीक है मान लिया। अब बताएं क्या आगे क्या है? देखिए लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इमिट्स। इस कर्व से, इस रेडिएशन वाले ग्राफ से क्या पता चलेगा सर हमें? आप कह रहे थे ये स्टार की रेडिएशन का ग्राफ है, ठीक है, स्टार्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं ये उसका ग्राफ है, ठीक है सर समझ आ गई। अब क्या, आगे क्या, हमें क्या पता चलेगा? अब मैं आपको इस ग्राफ को रीड करना सिखाता हूं, इस ग्राफ को जरा जूम इन कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इस ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, हाउ टू रीड द ग्राफ। सबसे पहला सवाल, वाई एक्सेस पर बताइए क्या है, व्हाट इज ऑन द वाई एक्सेस? सर वाई एक्सेस पर इंटेंसिटी है, वेरी गुड। एक्स एक्सेस पर क्या है? सर एक्स एक्सेस पर वेवलेंथ है। अब आप बताएं वेवलेंथ और इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे सर रिलेशन बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर ग्राफ एक मैक्सिमम पीक पर पहुंचता है और पीक पर पहुंचने के बाद अब ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब हुआ वेवलेंथ के बढ़ने से अब इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। तो सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो अजीब सी बात हो रही है। पहले वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रही है, 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 फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, पीक इंटेंसिटी, और फिर जब आप वेवलेंथ और बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो सर ये रिलेशन तो बताना बहुत मुश्किल है।
आप कह रहे थे वेवलेंथ और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है सर, ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि कभी वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रही है, कभी वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी कम भी हो रही है। अजीब। अच्छा एक बात और बताएं, यहां पे क्या एक ही ग्राफ बना हुआ है? नहीं सर, यहां तो और भी ग्राफ बने हुए हैं। बताइए कौन कौन से ग्राफ बने हुए हैं? सर यहाँ पे सारे ग्राफ हैं तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के ही, मगर अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बने हुए हैं। जब टेम्परेचर सबसे कम है 300 केल्विन, जब स्टार का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो सर वो जो पीक इंटेंसिटी है वो काफी कम है। स्टार का टेम्परेचर बढ़ा, स्टार का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया 400 केल्विन, तो पीक इंटेंसिटी सर बढ़ गई। टेम्परेचर हुआ 5000 केल्विन, 4000 से 5000 केल्विन, पीक इंटेंसिटी और बढ़ गई। 6000 केल्विन हुआ, पीक इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे जैसे किसी स्टार का सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, उस स्टार से निकलने वाली रेडिएशंस की पीक इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। जैसे जैसे स्टार का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे निकलने वाली पीक इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब यहां पर तो सर इतनी सारी चीजें आ गई हैं, मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है सर, किन किन चीजों को मैं रिलेट करूं। वेवलेंथ अलग है, इंटेंसिटी अलग है, और फिर टेम्परेचर अलग घुस गया है यहाँ पे। किस चीज का क्या रिलेशन है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आप बोल रहे हैं वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं, आगे जाओगे तो वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी कम होगी। फिर आप बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, पीक इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जब फिर एक और चीज है, ये तो सोच ही नहीं, आप नोट करें, जब टेम्परेचर 3000 केल्विन है तो पीक इंटेंसिटी यहां पर है। ये देखिए मैंने रेड कलर की लाइन बनाई। जब टेम्परेचर 4000 केल्विन हो गया तो पीक इंटेंसिटी पीछे आ गई, यानी कम वेवलेंथ पर आ गई। जब टेम्परेचर 5000 केल्विन हुआ तो पीक इंटेंसिटी और पीछे आ गई। ये देखें पीक पीछे शिफ्ट हो रही है। और जब टेम्परेचर 6000 केल्विन हुआ तो वो जो पीक है, पीक वो और भी पीछे आ गई सर। सर ये हो क्या रहा है? अब मैं मजे की एक बात बताऊं, जो आपको समझ नहीं आ रहा ना बेटा, वो बड़े बड़े साइंसदानों को भी समझ नहीं आया था कि यहाँ किस चीज का क्या रिलेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े बड़े साइंसदानों को भी समझ नहीं आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ साइंसदान एक एक करके आते गए और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते गए। जो पहला साइंसदान आया और जिसने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इस ग्राफ की पूरी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उस साइंसदान का नाम था वेन। क्या नाम था? वेन। और इसके लॉ को कहते हैं आप वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। साइंसदान का नाम था वेन और उसके लॉ का नाम कहलाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सर क्या मतलब है, एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन at maximum intensity is inversely proportional to the thermodynamic temperature of surface। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वेवलेंथ of radiation at maximum intensity is inversely proportional to the thermodynamic temperature। बेटा मैं ग्राफ की मदद से समझाता हूं, ग्राफ देखो। ये आ गया ग्राफ, ये आ गई वेवलेंथ, ये आ गई इंटेंसिटी। जब टेम्परेचर कम होगा ना, कम, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आ गई आपकी पीक इंटेंसिटी। पीक इंटेंसिटी को मैंने रेड डॉट से मार्क किया। टेम्परेचर बढ़ाओ, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पीक है, पीक, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगी। देखो पीक पीछे आ गई। टेम्परेचर और बढ़ाओ, जब तुम टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो पीक और पीछे आ जाएगी। टेम्परेचर और बढ़ाओ, जब तुम टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो पीक और पीछे आ जाएगी। अब तुम मुझे बताओ जल्दी से, व्हाट इज हैपनिंग टू द वेवलेंथ। आप बोलेंगे सर पहले वेवलेंथ ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हो गई। कौन सी वेवलेंथ? लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स में किसे कह रहा हूं, व्हाट इज लैम्डा मैक्स? सर लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम है।
अच्छा, यहाँ पर ना कुछ बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, ये सुनना बड़े मजे का है। मैं बच्चों से पूछता हूँ ना, बेटा यहाँ पे लैम्डा मैक्स क्या है? बच्चे गलती से बोल देते हैं सर मैक्स, लैम्डा मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लैम्डा मैक्स है ये पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है? जी हाँ, लैम्डा मैक्स क्या है? पीक इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ। और टेम्परेचर के बढ़ने से बताओ ये वेवलेंथ कहां जा रही है? आप बोलेंगे सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये जो पीक वेवलेंथ है ये पीछे आती जा रही है, पीछे। पीक के पीछे आने का मतलब यही है कि वेवलेंथ कम हो रही है। तो बेटा अगर टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ कम हो रही है तो हो गया ना इनवर्स प्रोपोर्शन, हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वेन ने क्या बताया? वेन ने बताया कि जब किसी भी सब किसी भी स्टार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे निकलने वाली जो पीक इंटेंसिटी की वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। फिर आपको भी पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ये देखें फॉर्मूला आ गया लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, साथ में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, टी यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां जाकर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप क्या सीखेंगे? लैम्डा मैक्स इन टू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि लैम्डा मैक्स और टी को जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, लैम्डा मैक्स को और टी को जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। और एक और मजे की बात बताता हूं, अगर लैम्डा मैक्स और टी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है तो इससे तो एक और फॉर्मूला बन गया, λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ पहले लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट था और बाद में जो लैम्डा और टी का प्रोडक्ट होगा वो बराबर ही होगा। किसी भी स्टार है ना, कोई सा भी स्टार है, कोई सा भी स्टार है, आप उसके लैम्डा मैक्स का और टी का प्रोडक्ट निकालें। सर लैम्डा मैक्स क्या होता है? वेवलेंथ एट पीक इंटेंसिटी। सर टी क्या होता है? सरफेस टेम्परेचर। जब आप इन दो चीजों का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। सर किन चीजों का प्रोडक्ट सेम आएगा? अभी तो बताया, लैम्डा मैक्स का और टी का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। ये याद कर लें, ये भूलना नहीं है। समझ आ गई बात? ये था आपका वेन्स लॉ। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जरा जल्दी से ये तीन पॉइंट्स पढ़ लें फटाफट से। ये वाला, ये वाला और ये वाला। पहले पहला पॉइंट पढ़ें। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है वेन्स लॉ टेल्स अस that greater the surface temperature of a star, the shorter the wavelength it emits at maximum intensity। वही वाली बात, स्टार का सरफेस टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है वो उतनी कम होगी। अब नीचे आ जाए पॉइंट नंबर 2 में, हॉटर स्टार्स अपीयर ब्लू या व्हाइट। टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी ना, कम वेवलेंथ का मतलब है ब्लूइश दिखाई देंगे या व्हाइटिश दिखाई देंगे। स्टार जितना गर्म होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, ब्लूइश दिखाई देगा, व्हाइटिश दिखाई देगा। कूलर स्टार्स अपीयर येलो या रेड। अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है येलोइश या रेडिश दिखाई देगा। आपको पता है स्पेस में जितने भी ब्लू स्टार्स हैं, वायलेट स्टार्स हैं, बहुत गर्म होते हैं। जितने भी रेड कलर के स्टार्स हैं, येलो कलर के स्टार्स हैं, ऑरेंज कलर के स्टार्स हैं, ये फिर भी थोड़े ठंडे होते हैं। अब आप बताएं आपका सूरज, आपका सन कौन सा स्टार है? आप बोलेंगे सर आवर सन इज अ येलो स्टार। तो इसका मतलब आपका सन फिर भी उतना गर्म नहीं है। जो बहुत गर्म स्टार्स हैं उनका कलर ब्लूइश होता है या व्हाइटिश होता है। नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड कलर ऑफ अ स्टार। आपकी आसानी के लिए
हमने स्टार के कलर को स्टार के टेम्परेचर से जोड़ा है। देखिए अगर स्टार ब्लू कलर का है तो उसका टेम्परेचर 33,000 केल्विन से भी ज्यादा होगा। बहुत है यार, ये टेम्परेचर बहुत है। और ये टेम्परेचर कहाँ का है ये भी बता दूं, ये सरफेस का टेम्परेचर है, ये अंदर का टेम्परेचर नहीं है, कोर का टेम्परेचर नहीं है। असल तो कोर गर्म होती है, ये तो सरफेस का टेम्परेचर है। अब बताओ आगे आओ। जो ब्लू कलर का स्टार है उसका टेम्परेचर है 10 से 30 हजार। व्हाइट स्टार्स नॉर्मली 7.5 से 10 हजार केल्विन के होते हैं। जो येलोइश व्हाइटिश होते हैं वो 6 से 7.5 हजार केल्विन होते हैं। येलो स्टार का टेम्परेचर 5,000 से 6,000 केल्विन होता है। जैसे हमारा सूरज है, हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5,000 केल्विन। ऑरेंज स्टार का सरफेस टेम्परेचर होता है आसपास तकरीबन 35 to 5,000। और रेड स्टार्स 3,500 केल्विन से भी कम टेम्परेचर वाले होते हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, वो जो ऊपर हमारे पास वो जो ग्राफ था, ग्राफ उसको एक्सप्लेन किया वेन ने। उसने बताया टेम्परेचर बढ़ोगे बढ़ेगा तो सरफेस वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ एट पीक इंटेंसिटी कम होगी। सर आप कह रहे थे और भी साइंसदान थे जिन्होंने कोशिश की थी। यस, जो दूसरा जोड़ा है साइंसदानों का, दूसरा पेयर है, उन साइंसदानों का नाम है स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन। ये दो अलग अलग लोग थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक लॉ बनाया। इस लॉ को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एनर्जी emitted by a star, एनर्जी emitted by a star या by a black body, स्टार लिखें ब्लैक बॉडी लिखें दोनों चल जाएंगे। एनर्जी emitted by a black body या एनर्जी emitted by a star पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is directly proportional to fourth power, fourth power of absolute temperature। ये कह रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा किसी भी स्टार का, उससे निकलने वाली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी। यार सर कितनी ख्वारी कर रहे हैं आप। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अरे बाप रे बाप सर, सीधा सीधा बोलते। ये देखें, एनर्जी पर यूनिट टाइम तो वैसे ही सर पावर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम तो वैसे ही पावर होता है। तो आप सीधा सीधा बोल देते पावर पर यूनिट एरिया या ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही की, एनर्जी अपॉन टाइम की जगह लिख दें ल्यूमिनोसिटी। नीचे आ गया एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू आएगा। और इक्वल टू के साथ साथ में क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का नाम है सिग्मा। सिग्मा, सर ये वो वाला सिग्मा तो नहीं है जो हमने डिफॉर्मेशन चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रेस नहीं है बेटा, स्ट्रेस नहीं है। इस कांस्टेंट का एक नाम है, इस कांस्टेंट को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको डेटा शीट में गिवन होती है। अच्छा, इसमें एरिया वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखें एल इज इक्वल टू ए सिग्मा T4। और ए की जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई r² सिग्मा T4। ये आपके पास एक पूरा रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इस रिलेशन में बेटा सिग्मा क्या है सर, सिग्मा एक कांस्टेंट है। टी क्या है मेरे बच्चों, टी है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार। सर आर क्या है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर कहलाता है स्टेलर रेडियस। आर क्या कहलाता है, स्टेलर रेडियस। सर ये स्टेलर रेडियस क्या होता है? अबे स्टेलर रेडियस का मतलब है स्टार का रेडियस। स्टेलर स्टार से निकला है, स्टेलर रेडियस स्टार का रेडियस। यानी अगर मैं तुम्हें स्टार का रेडियस दे दूं, स्टार का रेडियस दे दूं और स्टार की ल्यूमिनोसिटी दे दूं तो तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो। या अगर मैं रेडियस दे दूं और टेम्परेचर दे दूं तो तुम ल्यूमिनोसिटी निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला।
फिर से सुने भाई, एनर्जी emitted per unit time per unit area डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात हो रही है। कैसा? और देखें यहां पे बताया हुआ भी है कि किस लेटर का क्या मतलब है। एल का मतलब ल्यूमिनोसिटी, आर का मतलब रेडियस ऑफ द स्टार। रेडियस ऑफ द स्टार बोले, स्टेलर रेडियस बोले, बात एक ही। सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू है 5.67 10⁻⁸। और बेटा ये सिग्मा की वैल्यू याद नहीं भी हो रही कोई बात नहीं है, डेटा शीट में होती है। टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका सरफेस टेम्परेचर कहते हैं सर। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि केल्विन में लेना है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है ये। और नीचे देखें लिखा हुआ है दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी पावर 4 टेल्स अस दैट ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस एंड सरफेस टेम्परेचर। इससे तो यही पता चला ना कि ल्यूमिनोसिटी रेडियस पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जिस स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा ल्यूमिनस होगा, जिस स्टार का रेडियस ज्यादा होगा वो ज्यादा ल्यूमिनस होगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह, क्या बताऊं ये नोट कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, एक बार ये नोट खामोशी से पढ़े क्या लिखा है। अब सुने, दो फॉर्मूला है आपके पास। एक तो बेटा वो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला था। क्या था रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला? रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ल्यूमिनोसिटी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ लिया, L इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा T⁴। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, सर इस फॉर्मूला में भी आर आ रहा है, इस फॉर्मूला में भी आर आ रहा है, क्या ये दोनों आर सेम है? नहीं, ये दोनों आर सेम नहीं है। इस आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ, वो स्टार अर्थ से कितना दूर है। इस आर का मतलब है रेडियस ऑफ स्टार। पहला वाला आर है, पहला वाला आर है स्टार का डिस्टेंस, और दूसरा वाला आर है स्टार का रेडियस। अब यहां पर कुछ बच्चा चिढ़ के बोलता है, कहता है सर जब आपको पता है कि ये दो अलग अलग चीजें, आपने नोट्स में इनको सेम सिंबल से क्यों लिख दिया? अब यार आदत है ना, मुझे डिस्टेंस को भी आर बोलने की आदत है। अब तुम यहां पर एक जुगाड़ कर सकते हो, मैंने तो नोट्स में लिख दिया, और एग्जामिनर भी दोनों को आर आर बोलता है कम वक्त। लेकिन तुम एक काम करो भाई, तुम अपनी आसानी के लिए इस फॉर्मूला में ये जो आर है ना, आर, इस आर को मिटाओ, और इस आर को मिटाकर तुम लिख लो d²। बस, अब ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू L/4 पाई d², ताकि पता चल जाए भाई ये डिस्टेंस है स्टार का फ्रॉम द अर्थ। और वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है L इज इक्वल टू 4 पाई r² सिग्मा T⁴ उसमें आर है रेडियस ऑफ द स्टार। समझ आ गई बात? चलो, गुड सीन्स हो गए, यहां तक तो सब क्लियर है। अब आ जाओ भैया आगे। अब थोड़ा सा एक मजे का टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड डॉपलर्स रेड शिफ्ट। ये आ गई है वही थियरी जो आपने ओ लेवल में भी पढ़ी है, आपने ए एस में भी पढ़ी है, और अब ये A2 में भी आ गई। ठीक है, ओ लेवल में पढ़ा था स्पेस फिजिक्स में, ए एस में पढ़ा था बेटा वेव्स वाले चैप्टर में जब आपको डॉपलर्स वाला फॉर्मूला बताया था हमने, और A2 में ये दोबारा आ गया। देखिए लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमर्स इन्वेस्टिगेट द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस बाय एनालाइजिंग द लाइट कमिंग फ्रॉम दोज ऑब्जेक्ट्स एंड स्टडिंग देयर एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। कह रहे हैं कि जो साइंसदान हैं, जो स्पेशली एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो सितारों से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द एस्ट्रोनॉमर्स फिगर्ड आउट दैट आवर सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन
as they could compare the emission spectrum of sun and hydrogen gas. हमें कैसे पता हमारा सूरज हाइड्रोजन का बना है? कोई गया था सूरज पे? हमें पता है ना हमारा सूरज 99% हाइड्रोजन से बना है, हमें पता है। कैसे पता? सूरज पे कोई गया था? हाइड्रोजन गैस डिब्बी में भर के लाया कोई? हमें कैसे पता हमारा सूरज हाइड्रोजन से बना है? क्योंकि बच्चों हमने सूरज से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया है, मैच किया है, दोनों सेम थे। पता चल गया, लो भाई हमारा सूरज हाइड्रोजन गैस से बना है। आगे लिखा हुआ है सिमिलरली दे ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज बाय एनालाइजिंग देयर स्पेक्ट्रा। जिस तरह हमारे सूरज का स्पेक्ट्रम देखकर बताया, बिल्कुल वैसे ही हम दूर दराज गैलेक्सीज का, दूर दराज स्टार्स का भी स्पेक्ट्रम नोट करते हैं। लिखा हुआ है टू देयर सरप्राइज, एस्ट्रोनॉमर्स बड़े हैरान हुए, बड़े सरप्राइज हुए। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज दे मैच्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बट वर फाउंड टू हैव रेड शिफ्टेड। क्या मतलब हो? क्या मतलब हो? ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया, एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया, यार हमारे सूरज का स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से मैच तो हो रहा है। सूरज का स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से मैच तो हो रहा है, मगर हमारे सूरज का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ना आगे की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है। जरा ये पिक्चर देखें, ऊपर वाली पिक्चर देखें और नीचे वाली पिक्चर देखें। ऊपर वाले पिक्चर में क्या लिखा हुआ है? एमिशन ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नीचे लिखा हुआ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन रिसीव फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी। क्या मतलब? ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम रखा हुआ है, नीचे हमने गैलेक्सी से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम रखा हुआ है। स्पेक्ट्रम मैच तो हो रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम जरा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, लाइंस हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड लॉन्गर वेवलेंथ्स। यानी आपका जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो रेड शिफ्ट हुआ हुआ है। रेड शिफ्ट मतलब आगे की तरफ, रेड की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ्स की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है। अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डॉपलर। ऐसा क्यों होता है? रेड शिफ्ट क्यों है? स्टार से लाइट आ रही है, स्टार से लाइट आने के बाद उस लाइट का स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट क्यों हो गया? रेड शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ बढ़ क्यों गई? नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डॉपलर दिस अकर्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। डॉपलर भैया बताते हैं ऐसा तब होता है जब कोई सोर्स दूर जा रही हो या करीब आ रही हो। अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, रेड शिफ्ट रेफर्स टू व्हाट? लिखा हुआ है रेड शिफ्ट रेफर्स टू इंक्रीज्ड वेवलेंथ या डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। एक बात बताओ, रेड शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ बढ़ गई, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ऐसा कब होता है? शोइंग दैट द डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर रिसीडिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। आपको पता है सितारों से लाइट आ रही है, फिर से सुनना शुरू से, सितारों से लाइट आ रही है, जी सर आ रही है। उनका स्पेक्ट्रम आपने मैच किया किसी मौजूदा स्पेक्ट्रम से, जी सर मैच किया। किससे मैच हो रहा है? आपने बोला सर हाइड्रोजन से मैच हो रहा है, इसका मतलब ओ हो वो गैलेक्सी हाइड्रोजन से बनी है, जी सर। सर मैच तो हो रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा आगे खिसक गया, थोड़ा सा आगे मूव हो गया। आगे मूव हो गया है, क्या मतलब? क्या वेवलेंथ बढ़ गई है? हाँ सर, स्टार से जो लाइट आ रही है उनकी वेवलेंथ बढ़ गई है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, जी सर। स्टार से जो लाइट आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? सर डॉपलर ने बताया था ऐसा तब होता है जब वो सोर्स आपसे दूर जा रही हो। तो दया, इसका मतलब दया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्टार्स हैं, क्या वो हमसे दूर जा रहे हैं? वो जो गैलेक्सीज हैं, क्या वो हमसे दूर जा रही हैं? जी सर, वो हमसे दूर जा रही हैं। यानी स्पेस में सब कुछ रुका हुआ नहीं है, हर चीज दूसरी चीज से दूर जा रही है। कैसा? हर चीज दूसरी चीज से दूर जा रही है भाई साहब। और नीचे एक फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला बड़ा क्रेजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला पढ़ लो। लिखा हुआ है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज इन वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब ओरिजिनल वेवलेंथ, है ना। वी अपॉन सी, वी होता है
स्पीड ऑफ द गैलेक्सी या स्पीड ऑफ रिसीडिंग, रिसेशन। रिसेशन का मतलब है दूर जाना, रिसेस करना, दूर जाना। v का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिसेशन और c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ डेल्टा एफ का मतलब होता है कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी थी कितनी, है ना। अब सुनो, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ। सब याद हो गया, हो गया यार। अब यहां पर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सिर्फ। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टार्स हैं, ये जो गैलेक्सीज हैं, ये हमसे दूर जा रही हैं? हाँ दूर जा रही हैं। सर आपको कैसे पता? अबे रेड शिफ्ट देखा ना, रेड शिफ्ट। निकम्मो, रेड शिफ्ट से क्या पता चला? रेड शिफ्ट से पता चला कि स्टार से जो लाइट आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ये सिर्फ कब होता है? जब स्टार दूर जाए। ये बताया डॉपलर ने। डॉपलर ने बोला जानी आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब आपका स्टार दूर जा रहा है, खत्म। अब स्टार दूर क्यों जा रहा है, गैलेक्सी दूर क्यों जा रही है? जवाब छुपा है एक्सपेंशन में। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स रियलाइज दैट ऑलमोस्ट ऑल द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग अवे एज देयर स्पेक्ट्रा आर रेड शिफ्टेड। एस्ट्रोनॉमर्स ने अंदाजा लगाया कि तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अंदाजा लगाया कि सारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, किसी का ब्लू शिफ्ट नहीं हो रहा, सबका रेड शिफ्ट हो रहा है। ब्लू शिफ्ट हो रहा होता तो कोई करीब भी आ रही होती, कोई करीब नहीं आ रही, सब दूर जा रही है, सबका रेड शिफ्ट है। लिखा हुआ है दिस लेड टू द आइडिया ऑफ एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। इससे तो एक ही बात पता चलती है कि यूनिवर्स यू एक्सपैंड हो रही है। लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड गैलेक्सी विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज स्ट्रेचिंग। स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, गैलेक्सियां दूर जा रही हैं। नीचे लिखा हुआ है द गैलेक्सीज देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग, इट इज द स्पेस विच इज स्ट्रेचिंग। It is the space which is stretching. The light traveling in stretched space also stretches, which results in an increased wavelength. ये कह रहे हैं कि भाई असल में गैलेक्सियां दूर नहीं जा रही, स्पेस स्ट्रेच हो रहा है। मैं तुम्हें स्पेस स्ट्रेच होने को ना इमेजिन करना सिखाता हूं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बड़ी सी चादर है, एक बड़ी सी चादर है। तुम चादर के ऊपर यहां पर एक मार्क लगा दो मार्कर से, और यहां पर एक मार्क लगा दो मार्कर से। अच्छा, ये चादर इस ऐसे कपड़े की बनी है जो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, स्ट्रेचेबल कपड़ा, ठीक है। एक चादर है, चादर पर एक मार्क लगा दिया ए, एक मार्क लगा दिया बी। अब आप एक काम करो, चादर को हर तरफ से खींचो। जब आप चादर को हर तरफ से खींचोगे तो बेटा तुम मुझे बताओ ए और बी क्या उतने ही फासले पर रहेंगे या दूर हो जाएंगे? सर ए और बी दूर हो जाएंगे। स्पेस में भी यही हो रहा है। स्पेस को एक चादर समझो, ये आ गई एक गैलेक्सी, ये आ गई दूसरी गैलेक्सी। गैलेक्सियां नहीं मूव कर रही, गैलेक्सियां वही हैं, गैलेक्सियां वही हैं। स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, स्पेस स्ट्रेच हो गया तो गैलेक्सियां दूर हो गई। समझ आ रही है बात? लाइट भी जब स्पेस में ट्रैवल होकर आ रही है, लाइट कहां ट्रैवल कर रही है? स्पेस में। तो सर लाइट अगर स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो ये तो स्पेस ही स्ट्रेच हो गया। हाँ, तो सर फिर तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह तो सर लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अबे हाँ, यही तो बता रहा हूं। ओ, ओके ओके ओके, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस स्ट्रेच हो रहा है, गैलेक्सियां दूर जा रही हैं, स्ट्रेचिंग स्पेस में लाइट ट्रैवल कर रही है, इसलिए लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है। ओके, क्रेजी। सही है भाई, समझ आ गई बात। अब आ जाए भाई हबल्स लॉ। हबल्स लॉ क्या है? चैप्टर बिल्कुल अपने एंड एंड पे जा पहुंचा है, सुन ले भाई। एक साइंसदान थे, बड़े जबरदस्त बॉय, बहुत ही बॉम्ब बॉय था, जबरदस्त बॉय था, नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने क्या किया? एडविन हबल मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सीज यूजिंग स्टैंडर्ड कैंडल्स and measured the speed of recession using their redshift and formulated the following law. हबल ने क्या किया पता है? हबल ने बहुत सारी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, उन गैलेक्सियों का डिस्टेंस निकाला, उन गैलेक्सियों के दूर जाने की स्पीड निकाली, और फिर एक लॉ दिया। लॉ क्या है? लॉ पढ़े, ये लॉ बड़े मजे का लॉ पेपर में आता है।
द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ द गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ अ गैलेक्सी का मतलब है गैलेक्सी के दूर जाने की स्पीड। स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ गैलेक्सी का मतलब है गैलेक्सी के दूर जाने की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अर्थ से डिस्टेंस के। अर्थ से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा गैलेक्सी उतना स्पीड में दूर जाएगी। अर्थ से अगर वो गैलेक्सी करीब है ना तो हल्की स्पीड से दूर जाएगी, अगर वो है ही दूर ज्यादा स्पीड से दूर जाएगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं जितना दूर उतना स्पीड से दूर जाएगी? हाँ। जितना करीब उतना हल्के दूर जाएगी? हाँ। तो सर स्पीड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के जी। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। फिर सर स्पीड इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं एच नॉट। एच नॉट बोले तो हबल्स कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी, डेटा शीट में होती है। हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैसे 2.2 10 टू द पावर -18। समझ आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट। नीचे देखें लिखा हुआ भी, नीचे क्या लिखा हुआ है? गैलेक्सीज क्लोज टू द अर्थ हैव a smaller recessional speed। जो गैलेक्सियां अर्थ से करीब हैं उनकी स्पीड कम है, जो गैलेक्सियां दूर हैं उनकी स्पीड ज्यादा है। कैसा? और इस ग्राफ में वाई एक्सेस पर स्पीड लिखा है, एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस लिखा है। अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे आपके पास हबल्स कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? बस आखिरी चीज सुन ले, बिग बैंग और उसके बाद क्लास खत्म। फिर मैं इसके पास पेपर्स आपको बाद में करवाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, ये सिर्फ थियरी है, पढ़ लें। लिखा हुआ है अगर गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उसका एक ही मतलब है, गैलेक्सियां दूर जा रही हैं इसका एक ही मतलब है कि शुरू में ये एक दूसरे के करीब थी। भाई एक चीज दूसरी चीज से दूर जा रही है का क्या मतलब है? ये एक पहले एक दूसरे के करीब थी तभी तो दूर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ लॉन्ग अगो ऑल द गैलेक्सीज वर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर एट अ सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू में सारी गैलेक्सीज शुरू में एक ही जगह पर मौजूद थी, सिंगल पॉइंट पे मौजूद थी। वो सिंगल पॉइंट बहुत ही हॉट था, बहुत ही डेंस था। फिर गैलेक्सीज अचानक मूव क्यों होने लग गई सर? गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर क्यों जाने लग गई सर? गैलेक्सीज में क्या कोई भड्डा हो गया, कोई घरेलू ना चाकी हो गई? गैलेक्सियां जब सब साथ साथ थी तो वो एक दूसरे से दूर क्यों जाने लगी? वाई? बड़ा आसान जवाब है इसका, जवाब है द बिग बैंग। बिग बैंग में क्या हुआ भाई? एक्सप्लोजन हुआ, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जाने लगी। ठीक है सर, ये हमें कैसे पता? रेड शिफ्ट इस बात का सबूत है। तो अगर आपसे कोई पूछे बिग बैंग का सबूत क्या है, बिग बैंग का सबूत है द रेड शिफ्ट। ठीक है, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? कॉस्मोलॉजिस्ट्स एक्सट्रापोलेट द डेटा obtained from the recession of galaxies using Hubble's law back to the point when the universe started to expand, which is the beginning of the universe। कॉस्मोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया? हबल्स लॉ का डेटा निकाला, उसको पीछे प्लॉट करते गए भाई अगर टाइम में आगे जाने से गैलेक्सियां दूर जा रही हैं तो टाइम में पीछे आने से गैलेक्सियां करीब आनी चाहिए, है ना? यानी शुरू में गैलेक्सियां सेम पॉइंट पर मौजूद थी, फिर कोई धमाका हुआ होगा कि वो दूर जाने लगी, तो इसका मतलब बिग बैंग हुआ था, ये सबूत मिल गया हमें। तो यहां पर हमारा एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, A2 फिजिक्स 9702। और हम अपनी क्लास भी खत्म कर रहे हैं, इसकी जो पास पेपर्स की प्रैक्टिस है वो हम बाद में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज बच्चों।